हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अस्थमा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपनी एयर विंड पाइप नैरो हो जाती है और उसमें स्वेलिंग हो जाती है और म्यूकस का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज आती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, नॉर्मल कंडीशन में अपना जो विंड पाइप है उसमें काफ़ी सारा स्पेस रहता है, जिसकी वजह से एयर इजीली पास हो जाती है। बट इन केस ऑफ अस्थमा इसमें स्वेलिंग हो जाती है और हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि अपनी एयर विंड पाइप नैरो हो चुकी है। तो हम बोल सकते हैं अस्थमा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि ये जो स्वेलिंग है ये एक इन्फ्लामेशन का ही साइन है। अब हम अस्थमा के सिम्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं अस्थमा में ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज आती है। तो जब ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी तो अपने बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसी कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। जब अपने बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, तब अपनी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। जब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है उसी कंडीशन को टैकीपोनिया बोलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 15 से 18 रहती है, 18 से ज़्यादा टैकीपेनिया और 15 से कम बेडीपेनिया। तो हमें अस्थमा में टैकीपेनिया हो जाता है। हम जानते हैं कि अस्थमा में ट्रिगर कफिंग होती है। तो इस कफिंग के साथ एक साउंड निकलती है, उसी साउंड को व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। जब अपनी एयर विंड पाइप नैरो हो जाती है तो इसमें एयर इजीली लंग्स से पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अपना चेस्ट टाइट हो जाता है, जिसे टाइटनेस ऑफ चेस्ट बोलते हैं। ये सारे अस्थमा के सिम्टम हैं जो हमें याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं। अब हम अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो हम ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अस्थमा की ड्रग का क्लासिफिकेशन, वो इस पैथोफिजियोलॉजी के ही बेसिस पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी अस्थमा का पेशेंट है, जब भी वो किसी एंटीजन या किसी केमिकल या किसी डस्ट या एलर्जेंस किसी के भी एक्सपोज में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो उसके बॉडी में एक एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाता है। उस एंटीबॉडी का नाम होता है IgE। ये आपने सुना होगा कई बार, याद रखना। ये एंटीबॉडी एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस एंटीबॉडी के रिसेप्टर मास्ट सेल और बेसोफिल के ऊपर होते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल मास्ट सेल का लेते हैं। तो ये एंटीबॉडी मास्ट सेल पे जाके बाइंड हो जाती है। देखो, आप सब देख सकते हो यहाँ पे ये बाइंड हो गई है। जैसे ये मास्ट सेल पे बाइंड होगी, मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन हो जाएगा। डीग्रेनुलेशन मतलब मास्ट सेल डिसइंटीग्रेट, मतलब टूट जाएगी। जैसे मास्ट सेल टूट जाएगी तो उसके अंदर से बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स निकलते हैं, जिसको हम कीमोटैक्सिक्स बोलते हैं, जैसे कि हिस्टामिन है, पाप, प्लेटलेट एक्टिवेट फैक्टर या फिर ल्यूकोट्राइन्स। ये सारे जो भी केमिकल मीडिएटर्स है, ये अपने स्मूथ मसल में जाके इन्फ्लामेशन कोज करते हैं या फिर ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज आती है। इसी कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं। तो आई होप आप पैथोफिजियोलॉजी समझ चुके होंगे। अब हम अस्थमा के ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं अस्थमा में जब अस्थमेटिक पेशेंट होता है, वो किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उसके बॉडी में सबसे पहले IgE एंटीबॉडी बनती है जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम IgE के ही एक्शन को रोकेंगे। तो जो ड्रग दी जाती है उस ड्रग की क्लास को हम बोलते हैं एंटी-IgE। तो फर्स्ट क्लास होगी एंटी-IgE, याद रखना ये। उसके बाद हम जानते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन हो जाता है, मतलब मास्ट सेल टूट जाती है। तो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उस ड्रग की क्लास को हम बोलते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। अब हम क्लास थर्ड पढ़ेंगे। तो हमें पता है थर्ड कंडीशन में बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जब मास्ट सेल डीग्रेनुलेट होती है, जैसे कि हिस्टामिन, पाप, LT। इन सब के एक्शन को रोकने के लिए हम इन्हीं के एंटागोनाइज देते हैं। जैसे हिस्टामिन के लिए जो ड्रग दी जाएगी उसको बोलेंगे एंटी हिस्टामिनिक, पाप के लिए एंटी पाप और ल्यूकोट्राइन्स के लिए एंटी LTS। अब हम फोर्थ क्लास के बारे में पढ़ेंगे, वो है स्टीरॉयड। तो हम जानते हैं अस्थमा में
स्वेलिंग होती है अपने ब्रोंकियल विंड पाइप में, तो इसका मतलब अस्थमा में इन्फ्लामेशन हो रहा है। और हम जानते हैं स्टीरॉयड का एक यूज रहता है एंटी इन्फ्लामेटरी। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम खुद पढ़ेंगे स्टीरॉयड, उस टाइम में आपको बताऊंगा। तो स्टीरॉयड को एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी यूज करते हैं। लास्ट क्लास है वो है ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर नाम से पता चल रहा है जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है उसको ये डायलेट कर लेगा, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है अस्थमा के केस में, तो वहाँ पे ये डायलेट करेगा। तो इसमें 3 क्लास रहती है, सब 3 क्लास रहती है ब्रोंकोडायलेटर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट है एडिनर्जिक एगोनिस्ट, इसी को B2 एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं। दूसरी है एंटीकोलिनर्जिक, या आप M3 ब्लॉकर भी बोल सकते हो, या मस्करनिक एंटागोनाइस्ट भी बोल सकते हो। और तीसरी क्लास है जिसको बोलते हैं जेंथिन डेरिवेटिव, तो उसमें कैफीन है, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, ये ड्रग है, वो हम पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड में। तो ये 3 क्लास होगी ब्रोंकोडायलेटर में। अब हम अस्थमा की जो फर्स्ट क्लास है जिसको बोलते हैं एंटी IgE, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक ही ड्रग है जिसका नाम है ओमालिजुमाब। किसी भी ड्रग के लास्ट में अगर MAB लिखा रहता है, इसका मतलब वो मोनोक्लोन एंटीबॉडी है। तो ये भी एक मोनोक्लोन एंटीबॉडी है, वेरी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसको बनाने में बहुत पैसा लग जाता है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये पेरेंटल दी जाती है, पेरेंटल में इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस। इसको हम ओरल इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो भी मोनोक्लोन एंटीबॉडी रहती है या जो भी एंटीबॉडी होती है वो प्रोटीनियस नेचर की रहती है। अगर कोई भी प्रोटीनियस नेचर की चीज़ को अगर हम ओरल रूट से देंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगी HCl की प्रेजेंस में इन स्टोमक में। तो कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें लगता है यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया, ये किसको याद रहता है, पर उसके पीछे कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये आप याद रखना। कुछ क्वेश्चन हमें लगते हैं कि ये अननेसेसरी क्वेश्चन है, बट उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। अब हम इसके मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सेलेक्टिवली बाइंड करती है IgE रिसेप्टर को, जो मास्ट सेल या बेसोफिल के ऊपर रहते हैं। जब उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेगी तो IG अपना एक्शन नहीं दे पाएगी, तो मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन नहीं होगा और मास्ट सेल एलर्जिक उसके अंदर जो इन केमिकल मीडिएटर्स निकलेंगे वो अपना एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। अब इस ड्रग का कोई साइड इफ़ेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने जो कवर भी नहीं किया, ना इसका कोई कंट्राइंडिकेट वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ड्रग का नाम याद होना चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मोनोक्लोन एंटीबॉडी है, इतना ही याद होना चाहिए और कुछ ज़्यादा याद नहीं होना चाहिए। अब हम सेकंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मास्ट सेल स्टेबलाइज़र। नाम से ही पता चल रहा है ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेगी। जो मास्ट सेल डीग्रेनुलेट हो जाती है उसको स्टेबलाइज करेगी, जिससे वो डीग्रेनुलेशन नहीं होगा मास्ट सेल का और केमिकल मीडिएटर्स नहीं निकलेंगे। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसमें 2 सब क्लास है, एक है क्रोमेलिन डेरिवेटिव, दूसरा है नॉन क्रोमेलिन डेरिवेटिव। जो क्रोमेलिन डेरिवेटिव है उनमें 2 ड्रग है, एक है क्रोमोलाइन, दूसरा है नीडोक्रोमिल। तो दोनों के नाम में ही क्रोमो वर्ड यूज हो रहा है, मतलब हम इस ड्रग को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर क्रोमो है। और नॉन क्रोमेलिन डेरिवेटिव में एक ड्रग है जिसको बोलते हैं कीटोटिफेन। याद रखना है, ये तीनों ड्रग ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इनमें से कौन सी मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, तो इन तीनों के नाम याद होने चाहिए अपने को। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका एरोजोल ओरल है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना तो पूछा जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता है, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेगी जिससे केमिकल मीडिएटर्स नहीं निकलेंगे, जिससे एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं आएगा। पर एक चीज़ याद रखना, ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज कैसे करती है, तो याद रखना वो इंटरफेयरिंग करेगी विथ क्लोराइड चैनल। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो ऐसा नहीं होगा कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें ये पूछा जाएगा ये कैसे की जाती है, कैसे मास्ट सेल को स्टेबलाइज करती है। वो है इंटरफेयरिंग विद द क्लोराइड चैनल। वो कैसे करती है वो हम अब पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस क्लास जैसे कि 12th या B.Pharma फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, कभी भी कोई भी सेल एक्शन में तब आती है जब वो डीपोलराइज फेज़ में आ जाती है। जैसे कि
नॉर्मल कंडीशन में जो भी सेल होती है वो रेस्टिंग फेज में रहती है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। उस टाइम उस सेल के इनसाइड -70 EV चार्ज रहता है, इलेक्ट्रोवोल्ट चार्ज रहता है। तो जब भी कोई ड्रग या फिर कोई एंटीबॉडी उस सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होती है या कोई केमिकल उस रिसेप्टर पे बाइंड होती है सेल के, तब उस सेल के अंदर सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम सेल के इनसाइड आता है। तो सोडियम इनसाइड आता है तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज रहता है। उस प्लस चार्ज की वजह से अंदर वाला चार्ज चेंज होता है, वो -70 से जब +30 पे आ जाता है, उस फेज़ को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, तभी सेल एक्शन देती है। बट इन मास सेल स्टेबलाइजर के केस में यहाँ पे मास सेल स्टेबलाइजर क्लोराइड चैनल को ओपन करती है, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल सेल के इनसाइड आता है। तो हम जानते हैं वैसे भी -70 EV चार्ज है सेल के अंदर, जब क्लोराइड आयन सेल के अंदर आएगा तो और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो माना कि ये चार्ज -90 पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस फेज को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो मतलब मास सेल ने क्या किया, हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर लिया। अब देखो -90 से +30 तक जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ईजीली नहीं डीपोलराइज हो पाएगी सेल। तो इसीलिए इसने मास सेल को स्टेबलाइज किया। कैसे किया, इंटरफेयर किया क्लोराइड चैनल के अंदर। तो ये इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, याद रखना आप, सिंपल याद रखना कि ये हाइपर पोलराइजेशन कर लेती है। अब हम थर्ड क्लास के बारे में पढ़ेंगे। जो थर्ड नंबर की जो क्लास है उसमें हमने देखा था बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स निकल जाते हैं, अब वो इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, जैसे कि हिस्टामिन है, पाफ है और ल्यूकोट्राइन्स है। तो इसके लिए 3 सब क्लास है। अगर हमें हिस्टामिन का एक्शन रोकना है तो हम जो ड्रग देंगे वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होगी। तो हम जब आगे लेक्चर पढ़ेंगे तब हम एंटी हिस्टामिनिक भी अलग से पढ़ेंगे, तब मैं वहाँ उन ड्रग के नाम बताऊंगा। अभी यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के नाम नहीं लिखे मैंने, फिर भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि सिट्रीजिन है, क्लोरफेनेरामाइन, ये सब एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो हम दे सकते हैं। इसके बाद पाप के एक्शन को रोकना हो तो इसमें एक ड्रग यूज की जाती है जिसका नाम है जिंगोलाइट बी। ये एक नेचुरल ड्रग है जो प्लांट से निकलती है। प्लांट का नाम है जिंगोबा बाइलोबा, ये प्लांट का है। ये फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे हम। तो हमने पाप का एक्शन रोक लिया, हिस्टामिन का एक्शन रोक लिया। अब तीसरा है LT, ल्यूकोट्राइन्स। तो पहले तो इसमें 2 क्लास है। ल्यूकोट्राइन्स का फर्स्ट क्लास है जो लाइपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर। तो ये एक एंजाइम है, लाइपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर। तो ये एंजाइम का क्या रोल है, ये इसको क्यों इनहिबिट करना है, इसका और LT का क्या रिलेशन है वो जानते हैं। तो हमारे बॉडी में आर्किडोनिक एसिड बनता है मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से। कैसे बनता है वो हम इन्फ्लामेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे। अभी याद रखना आर्किडोनिक एसिड बनता है, ठीक है, AD आर्किडोनिक एसिड जो भी। अब ये आर्किडोनिक एसिड फास्फोलाइपिड एंजाइम की प्रेजेंस में ये मानो कि ल्यूकोट्राइन्स बनाता है। अब ये ल्यूकोट्राइन्स अपने रिसेप्टर पे जाके एक्शन देते हैं। तो हमने क्या किया, इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया ताकि ये LT बने ही ना। तो जो ड्रग यूज की जाती है लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए, उसका नाम है जिल्यूटोन। तो ये ड्रग याद रखना, ओरल दी जाती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया, इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। माना कि हमारे पास जिल्यूटोन नहीं है, तो माना कि आर्किडोनिक एसिड से LT बन गया है, तो ये अल्टीमेटली ये जो LT है ये अपने रिसेप्टर पे जाके एक्शन देगा। इसके रिसेप्टर बहुत सारे रहते हैं, LT, T1। तो इसमें याद रखना हमें जो रिसेप्टर ब्लॉक करना है वो है LTD4 और LTE4। तो LTD4E4 को जो ड्रग इनहिबिट करती है इस रिसेप्टर को, उसका नाम है जाफरी लुकास एंड मोंटी लुकास। तो हमने क्या किया, ल्यूकोट्राइन्स के रिसेप्टर को भी इनहिबिट किया, जो अपने पास 2 ड्रग है जाफरी लुकास या मोंटी लुकास, और हमने जो ल्यूकोट्राइन्स को बनाता है एंजाइम उसको भी इनहिबिट किया, जो है लाइपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर, जिसका ड्रग का नाम है जिल्यूटोन। अब हम 4th क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रोंकोडायलेटर। तो नाम से पता चल रहा है ये ब्रोंकियल मसल को डायलेट करेगी।
इसके अंदर 3 सब क्लास होती है। पहली है एडिनर्जिक एगोनिस्ट, दूसरी है मस्करेनिक एंटागोनिस्ट या फिर एंटीकोलिनर्जिक या फिर उसी को ही हम M3 ब्लॉकर बोलते हैं, और तीसरी है जैंथीन डेरिवेटिव्स। तो हम सबसे पहले एडिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा, अगर आपने ANS पढ़ा होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम इसके ऊपर लेक्चर लेंगे, हम एक वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो ANS के अंदर 2 सिस्टम रहते हैं, एक होता है एडिनर्जिक सिस्टम, दूसरा होता है कोलिनर्जिक सिस्टम। तो ये बात हो रही एडिनर्जिक की, ठीक है। तो याद रखना, जो ANS की एडिनर्जिक सिस्टम होता है ANS का, उसमें 2 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है एड्रिनलिन, दूसरा होता है नॉन एड्रिनलिन। ये दोनों ही एडिनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं और अपना एक्शन देते हैं। तो एडिनर्जिक सिस्टम में 3 रिसेप्टर होते हैं मोस्ट कॉमनली, याद रखना, B1, B2 और B3। B1 हार्ट के ऊपर रहता है। अगर ऐसी ये एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन B1 पे एक्शन देगी तो हार्ट पे कॉन्ट्रैक्शन करेगी, या फिर हम बोलेंगे हार्ट रेट को बढ़ा देगी। अगर यही एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन B2 पे एक्शन देते हैं तो B2 कहाँ पाया जाता है? स्मूथ मसल पे पाया जाता है। अपनी बॉडी की सारे स्मूथ मसल में B2 रिसेप्टर होता है। तो अपनी जो ब्रोंकियल मसल है वो भी B2 रिसेप्टर पाया जाता है उसके ऊपर भी, क्योंकि वो भी स्मूथ मसल एक टाइप की। जब ये B2 रिसेप्टर पे एक्शन देगी तब वहाँ ये डायलेशन करेगी। याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्शन करती है B1 पे, पर B2 पे क्या करती है? डायलेशन करती है। अगर ये जो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन B3 रिसेप्टर पे एक्शन देगी, B3 रिसेप्टर मोस्टली एडिपो टिश्यू में पाया जाता है, वहाँ ये क्या करेगी? फैट से ग्लूकोज के प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। तो अब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि ये एडिनर्जिक एगोनिस्ट अस्थमा में कैसे यूज़ की जाती है। तो हमें पता है कि जो B2 रिसेप्टर होता है एडिनर्जिक का, वो स्मूथ मसल पे रहता है। जो अपने ब्रोंकियल मसल होती है वो भी स्मूथ मसल होती है। तो अगर ऐसी ड्रग जो B2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी तो वो क्या एक्शन देगी? वो रिलैक्सेशन कोज करेगी या फिर वो डायलेशन करेगी, दोनों एक ही चीज़ है। तो जो ड्रग B2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है वो ड्रग अस्थमा में भी यूज़ की जा सकती है। तो अब इस क्लास को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है सेलेक्टिव B2 एगोनिस्ट, दूसरा है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है ये B1 को, B2, B3 तीनों को स्टिमुलेट करेगी। अगर ये B1 को करेगी तो मतलब ये हार्ट रेट को भी बढ़ाएगी और B3 से ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा देगी। तो फिर हम जो अर्दमिया के पेशेंट होते हैं तो उसको नहीं दे सकते, क्योंकि B1 को स्टिमुलेट करती है B1 को। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल रहेगी नॉन सेलेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो B3 के थ्रू ग्लूकोज के प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। तो इसलिए नॉन सेलेक्टिव मोस्टली हम देते भी नहीं हैं। हम देते हैं सेलेक्टिव B2 एगोनिस्ट। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें सेलेक्टिव एक्शन ही चाहिए, लोकलाइज एक्शन ही चाहिए। तो इसमें ड्रग रहती है टर्ब्यूटेलिन। तो याद रखना, ये फर्स्ट क्लास की ड्रग है, फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रग है जो B2 एगोनिस्ट दी गई थी, जो एज ए B2 एगोनिस्ट बनाई गई थी अस्थमा के लिए। इसके बाद फॉरमेट्रोल है, सालब्यूटामोल जिसको अल्ब्यूटेरोल बोलते हैं, इसके बाद सालमेट्रोल है। फिर से मैंने फॉरमेट्रोल एक्स्ट्रा एक बार फिर से लिख लिया है। एक चीज़ आप याद रखना, ये सालमेट्रोल और फॉरमेट्रोल इन दोनों में ही मेट्रो वर्ड यूज होता है। हम जानते हैं मेट्रो का हम यूज़ करते हैं जब लॉन्ग डिस्टेंस हमें ट्रैवल करनी हो, तो मेट्रो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलती है। तो याद रखना, ये जो ड्रग है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है, मतलब इनका एक्शन लॉन्ग टर्म रहता है। और जब ये सालमेट्रोल में आप पहला वर्ड एस देखोगे तो ये स्लो एक्शन देता है बट लॉन्ग टर्म के लिए देता है। और ये फॉरमेट्रोल में आप फर्स्ट वर्ड एफ देख रहे हो, तो इससे याद देखना ये फास्ट एक्शन देता है बट ये लॉन्ग टर्म एक्शन देता है। तो दोनों वर्ड अच्छे समझ लेना। सालब्यूटामोल तो अपने को पता है, तो ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने ये तो देखा ही होगा, इनहेल करते हैं, इसके पाउंडर्स होते हैं उनको इनहेल किया जाता है। ओरल भी दिया जाता है, पर ओरल नहीं देते क्योंकि हमें लोकलाइज एक्शन चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो स्टोमक के थ्रू होके ब्लड में जाके फिर एक्शन दे, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं अपना लोकलाइज एरिया में ही जाके लंग्स में एक्शन दे, इसलिए हम इसको मोस्टली इसी फॉर्म में देते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जो हम इनहेल के रूप में लेते हैं B2 एगोनिस्ट, उसमें पार्टिकल साइज़ 2 to 5 माइक्रो की होनी चाहिए।
तो इससे कम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अपने लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल मसल है वहाँ पे ये 2 to 5 वाले पार्टिकल जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर इससे छोटे होंगे तो डायरेक्टली वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके ब्लड में चले जाएंगे, तो वो ब्लड में जाएंगे तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं लोकलाइज एरिया पे ही एक्शन थे, इसीलिए इसकी पार्टिकल साइज 2 to 5 ही रखी है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका क्लिनिकल यूज़ तो ये अस्थमा में यूज़ किया जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म में, इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले जो भी क्लास पढ़ी उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा, बट इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम नॉन सेलेक्टिव लेते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, टैकीकार्डिया होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है क्योंकि ये B1 को भी स्टिमुलेट करता है। हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? ये B3 को स्टिमुलेट करेगा। ये ड्रग अगर B3 को स्टिमुलेट करेगी तो फैट से ग्लूकोज बनेगा। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। पाल्पिटेशन मतलब घबराहट होने लग जाती है। नर्वसनेस और ये मसल ट्रीमर, ये दोनों साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर साल्ब्यूटामोल के साथ पूछे जाते हैं, याद रखना। तो हमने ये ब्रोंकोडायलेटर में एडिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ लिया। अब हम एंटीकोलिनर्जिक जो सेकंड क्लास है ब्रोंकोडायलेटर की, जिसको हम M3 ब्लोकर या मस्करेनिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 2 टाइप की ड्रग होती है, एक होती है इपराट्रोपियम, दूसरी होती है ट्रायोट्रोपियम। दोनों एंटीकोलिनर्जिक है, मतलब ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को अपोज करेगी। तो हम जानते हैं ANS में एक कोलिनर्जिक सिस्टम रहता है, उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर रहता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। याद रखना, ये एसिटाइल कोलिन हार्ट को छोड़ के बाकी हर कहीं पे ये कॉन्ट्रैक्शन ही करता है। तो हर कहीं कॉन्ट्रैक्शन करता है मतलब ये स्मूथ मसल जो ब्रोंकिया की है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा। हमें कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं चाहिए क्योंकि अपनी विंड पाइप ऑलरेडी नैरो हो चुकी है, तो हम एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकेंगे। इसीलिए हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं जो है इपराट्रोपियम और ट्रायोट्रोपियम। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म एक्शन आपको पता चल गया। ये ब्लॉक करती है मस्करेनिक रिसेप्टर को, स्पेशली M3 रिसेप्टर को, याद रखना क्योंकि M3 ही स्मूथ मसल पे पाया जाता है। क्लिनिकल यूज, ये कुछ पेशेंट होते हैं अस्थमा में, उनको यूज किया जाता है। उनमें COPD केस में यूज किया जाता है। इसके जो एपिसोड आते हैं, एपिसोड मतलब COPD का मतलब हुआ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़, COPD का मतलब। इसके साइड इफ़ेक्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हम जानते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, उसके सारे साइड इफ़ेक्ट इन्हीं 2 ड्रग के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ड्राई माउथ है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, ड्राई आइज़ है। ये सारे एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफ़ेक्ट है, तो वो इन्हीं ड्रग के भी होने चाहिए। अब तीसरी ब्रोंकोडायलेटर में सब क्लास थी जिसका नाम है मिथाइल जैंथीन। अब हम मिथाइल जैंथीन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 टाइप की ड्रग होती है, और भी होती है, पर ये 3 मोस्ट फेमस है, जैसे थियोफाइलिन, कैफीन, थियोब्रोमिन। एक अमीनोफाइलिन भी रहती है, बट आप इन तीनों को याद कर लो, बहुत इनफ है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बारे में ही क्वेश्चंस आता है। तो क्या होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो मैं बताता हूँ आपको। ये 2 टाइप से एक्शन देती है। फर्स्ट है, ये इनहिबिट करेगी P है फॉस्फोडाई एस्ट्रेज, नॉन सेलेक्टिव रहती है, ये फॉस्फोडाई एस्ट्रेज को इनहिबिट करेगी। और दूसरी है, ये ब्लॉक करेगी या इनहिबिट करेगी एडिनोसिन रिसेप्टर को। तो ये एडिनोसिन रिसेप्टर को क्या करेगी, ये ब्लॉक कर लेगी। तो इन रिसेप्टर को या इस एंजाइम को ब्लॉक करने से, इनहिबिट करने से ब्रोंकियल मसल कैसे डायलेट हो जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक रिसेप्टर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर रहता है, उसमें एक पाथवे होता है जिसमें एक सेकेंडरी मैसेंजर बनता है जिसको बोलते हैं साइक्लिक AMP या फिर साइक्लिक GMP। जब साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP बनता है, इन दोनों का एक्शन याद रखना, ये ब्रोंकियल मसल को रिलैक्सेशन कोज करती है या फिर ब्रोंकियल मसल को डायलेट करती है। ये इनका मैकेनिज्म एक्शन होता है, ये याद रखना।
बट याद रखना ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये किससे मेटाबोलाइज होगा। सेकेंडरी मैसेंजर वो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। अगर जैंथिन ड्रग इस एंजाइम को इनहिबिट कर लेगी, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को, तो साइक्लिक एमपी बढ़ जाएगा, साइक्लिक जीएमपी भी बढ़ जाता है। जब ये सेकेंडरी मैसेंजर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि इनको मेटाबोलाइट करने वाला एंजाइम है उसको हमने इनहिबिट किया, तो अल्टीमेटली साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इनका एक्शन क्या रहता है, ये ब्रोंकियल मसल को रिलैक्सेशन करती है, ब्रोंकियल मसल का, या डायलेट करती है उनको, तो अल्टीमेटली हमारा अस्थमा में ये यूज हो जाएगी। कैसे करती साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी, ये हम जब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से एक्शन देती है। अभी आप इतना याद रखना, साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, वाई कैसे, ये इनहिबिट करती है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को। अब हम इनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना जो ये कैफीन है, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, ये सीएनएस स्टिमुलेट होते हैं। तो सीएनएस स्टिमुलेट रहते हैं तो ये इनके हाई डोज में सीजर्स भी हो जाते हैं और डायूरेटिक एक्शन रहता है इनका। ये एसिड रिलीज को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, कार्डियक अरिथमा कोज कर लेते हैं और हाइपोटेंशन कोज करते हैं। इंसोम्निया हो जाता है क्योंकि सीएनएस स्टिमुलेट है, ट्रीमर आ जाते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब इनके एडवर्स इफेक्ट हैं। तो ये फिर भी अगर आपको पूछे ना पूछे, बट आपको एक चीज़ ज़रूर पूछी जा सकती है, एक तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दूसरा ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है। मतलब इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और कौन सी ड्रग है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, उसमें एल्कोहल होता है, फिनोटोइन है, और भी बहुत सारी ड्रग है, वो सब जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नैरो थेराप्यूटिक विंडो होती है, इनका जो विंडो होता है वो नैरो होता है। ये नैरो थेराप्यूटिक विंडो क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। कोई भी ड्रग होती है उसकी ब्लड में एक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन रहती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन सी, एक होती है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। तो इसके बीच का जो ये कंसंट्रेशन है ना, इसी पे ये एक्शन देती है। इससे ऊपर जाएगी तो टॉक्सिसिटी करेगी, इससे नीचे जाएगी तो एक्शन नहीं देगी। तो इनके बीच में जितना गैप होता है उसी को थेराप्यूटिक विंडो बोलते हैं। पन मिथाइल जेंथिन के केस में ये जैसे थियोफाइलिन के केस में ये थेराप्यूटिक विंडो बहुत कम होता है। कम का मतलब इसकी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और सी और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच में गैप बहुत कम रहता है। अगर थोड़ी सी भी डोज में चेंज होगा तो सीधी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, या फिर थोड़ी डोज कम हो गई तो इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो जो भी ड्रग जिनका थेराप्यूटिक विंडो बहुत कम रहता है उन ड्रग को किसी भी एंजाइम इनहिबिटर ड्रग के साथ नहीं देते। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंजाइम इनहिबिटर मतलब वो ड्रग जो इस ड्रग को मेटाबोलाइट करने वाले एंजाइम को इनहिबिट कर ले, उन ड्रग के साथ इनको नहीं दिया जाता। जिससे कि बहुत कॉमन ड्रग है जो आपने सुना होगा, जो कुछ एंटीबायोटिक रहती है, इरिथ्रोमाइसिन है, फ्लोरोक्विनोलोन है, कीटाकोनाजोल है, या फिर हम और भी बहुत सारे ड्रग है एंजाइम इनहिबिटर, उनके साथ इनको नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये उस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे जो थियोफाइलिन को मेटाबोलाइट करता है। अगर वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो थियोफाइलिन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो हमें पता है इसका थेराप्यूटिक विंडो बहुत नैरो है, तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगी, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो यही इसमें याद रखना। अब हम लास्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टीरॉयड, जिसको हम कोर्टिकोस्टीरॉयड बोलते हैं। तो हमें पता है कि स्टीरॉयड का एक यूज़ रहता है, वो है एंटी इन्फ्लामेटरी। इसी पर्पज़ में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अस्थमा में इन्फ्लामेशन ही हो जाता है एक टाइप का, उसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि स्टीरॉयड तो बहुत सारी ड्रग होती है, पर उनमें से सेलेक्टिव ड्रग ही अस्थमा में यूज़ की जाती है। इसीलिए इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टीरॉयड का देंगे नाम, उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सी अस्थमा में यूज़ की जाती है, तब हमें सब कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखना, बेक्लोमिथासोन है, ब्यूडिनोसाइड है, या फिर डेक्स्ट्रोमिथासोन है, फ्लूनिसोलाइड है, या फ्लूटिकोसोन है, प्रेडिनिसोन है, ये सारी ड्रग यूज़ की जाती है अस्थमा में। इसको ट्रिक बना दो, जैसे कि 2B की ड्रग है BB, 2F की ये BBF P, कुछ भी ऐसा ट्रिक बना दो ताकि आपको एक ट्रिक से याद रहे कि हाँ ये नाम की ड्रग रहती है।
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो याद रखना ये फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करती है। तो फॉस्फोलाइपेज A2 एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, जो अपनी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होती है उसको आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और आर्किडोनिक एसिड में लॉक्स और कॉक्स 2 एंजाइम होते हैं, वो जाके नीचे ल्यूकोट्राइंस और अदर जो भी केमिकल मीडिएटर है जो इन्फ्लामेशन कोज करते हैं उनको बनाते हैं। तो ये हमारा इनिशियल स्टेप है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से आर्किडोनिक एसिड बनता है, उस एंजाइम को इनहिबिट करता है, मतलब जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फोलिपिड से आर्किडोनिक एसिड बनाने के लिए उसको इनहिबिट करेगा। तो अल्टीमेट सारे जो मीडिएटर्स है केमिकल मीडिएटर वो नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन नहीं होगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे स्टीरॉयड के टाइम, अभी आप बस याद रख लो फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट, तो स्टीरॉयड के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट रहते हैं, तो आपको सारे याद नहीं रखने, कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टीरॉयड के एडवर्स इफेक्ट हैं उन्हीं को याद रखना है। पहला है अल्सर, ये अल्सर कोज करते हैं स्टोमक के अंदर। तो अल्सर के केस में जिन लोगों को एसिडिटी होती है उनके लिए स्टीरॉयड अच्छी ड्रग नहीं रहती, क्योंकि उनमें अल्सर कोज करती है। ये रिड्यूस करेगा बोन में कैल्शियम लेवल को। हम बोल सकते हैं जो आर्थराइड के जो पेशेंट रहते हैं जिनको बोन की बीमारी है उन लोगों को ये ड्रग नहीं दी जाती, क्योंकि कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा उनके बोन में, बोन वीक हो जाएगी। ये इंक्रीज़ करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो डायबिटिक पेशेंट को नहीं देंगे। ये रिड्यूस करते हैं हीलिंग प्रोसेस को, तो उनको भी नहीं देंगे। जिन लोगों की सर्जरी होती है उन लोगों को हम स्टीरॉयड नहीं देते, क्योंकि इनमें हीलिंग प्रोसेस रुक जाएगी। तो ये हो गया स्टीरॉयड सारा। एक अदर ड्रग क्लास में हम पढ़ेंगे, जो एक ड्रग है उसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है पिक्लामिलास्ट। जो ये लास्ट ड्रग है, ये कैसे एक्शन देती है, ये भी फास्फोडाइएस्ट्रेज 4 को इनहिबिट करेगी। हमने पीछे जैंतीन पढ़ा था, जैंतीन भी करती है, वो नॉन सेलेक्टिव होती है, वो सभी फास्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करती है। बट जो ये पिक्लामिलास्ट है ये PDE4 को ही इनहिबिट करेगी। तो ये भी अस्थमा में यूज की जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मेडिकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अस्थमा के बारे में, तो आप कोशिश करो करने की। अगर आपसे हो रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं इनके आंसर बता दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको आ रहे हैं आंसर। ये कुछ और क्वेश्चंस है, इनको भी करो, ये किसी मेडिकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। तो अभी अपना लेक्चर ख़त्म हो रहा है अस्थमा के ऊपर। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप मुझे रिव्यू दो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। और मैं जीपेट का सारा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, वो जीपेट के जो 10 कोर सब्जेक्ट हैं सबको कवर करने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और थैंक यू।